हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था, राइट। और मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? चलो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिख लो आप सब लोग। लिखिए इसमें कि व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज़ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, when complex compound have same molecular formula, when complex compound have same molecular formula but different structure and spatial arrangement, means space में arrangement भी different हो सकता है, but different arrangement and spatial arrangement of ligands, but different structural and spatial arrangement of ligands around the metal atom. Ligands, different structural and spatial arrangement of ligands around the metal atom, then they are called isomers, and this phenomena is called isomerism. फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। When complex compound have same molecular formula but have different structural and spatial arrangement of ligands around the metal atom, then they are called isomers and phenomena is called isomerism. तो यार आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। लास्ट क्लास में हमने देखा था और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी मैंने कुछ सब केसेस बनाए थे। तो अपन वन बाय वन करके स्ट्रक्चरल आइसोमर अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हेडिंग दीजिए आयोनाइजेशन आइसोमर्स। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लें आप। आयोनाइजेशन आइसोमर क्या है? लिखिए कि व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस in their aqueous solution, then they are called ionization isomers. When complex compound have same molecular formula but give different ions in their aqueous solution, then they are called ionization isomers. चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है कि कोबाल्ट NH3 BrSO4 है। अगर आप इसको वाटर में डालोगे तो ये आयोनाइज होगा, पता है किससे? ये देगा आयंस देगा CONH3 Br2+ एंड वाटर में ये सल्फेट आयन में आयोनाइज होगा। लेकिन अगर मैं इसी का एक और आइसोमर ले लूँ CONH3 SO4Br, देख रहे हैं आप कि इन दोनों मॉलिक्यूल का, मीन्स इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखिए एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अगर आप इस मॉलिक्यूल को वाटर में आयोनाइज करेंगे तो आपको मिलेगा कोबाल्ट NH3 SO4+ Br-। तो ये जो मॉलिक्यूल है, सिंस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन वाटर में आयोनाइज करने पे ये दोनों डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। क्लियर है क्या? तो आप नोट कर लें एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं कि अब ऐसे प्लैटिनम NH3 Cl2 Br2 एंड प्लैटिनम NH3 Br2 Cl2। आप देख रहे हैं कि अगर इस फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को वाटर में आयोनाइज करेंगे तो ये Br- प्रोड्यूस करने वाला है, लेकिन सेकेंड वाला मॉलिक्यूल ये वाटर में Cl- प्रोड्यूस करेगा।
मीन्स फिर से दोनों डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। क्लियर है? सिर्फ एग्जांपल लिख लें। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट के बाद सेकेंड। चलिए आइसोमर्स, सेकेंड आइसोमर्स है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। या फिर इसे बोल सकते हैं सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। तो चलिए हेडिंग दीजिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। चलिए अब इसका डेफिनेशन लिखिए। इसमें लिखिए कि इट अकर इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, it occur in those complex compound in which it occur in those complex compound in which few coordinated water molecule in which few coordinated water molecule becomes water molecule of hydration, becomes water molecule of hydration। मीन्स कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है कि वाटर लिगेंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट हुआ। जैसे मान लीजिए कोई सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे वाटर है H2O, यहाँ पे कोई मेटल होगा H2O भी यहाँ पे लिगेंड्स में रहेगा, लेकिन नेक्स्ट मॉलिक्यूल में मान लीजिए मेटल है और ये H2O डॉट H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब देख रहे हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल में वाटर कोऑर्डिनेटेड वाटर है, मतलब एज अ लिगेंड है, लेकिन सेकंड मॉलिक्यूल में ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन है। तो ये दोनों हो गए हाइड्रेट आइसोमर्स। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कि CrCl3.6H2O है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि लेट्स से CrH2O6Cl3 है, राइट। तो अभी यहाँ पे 6 वाटर कोऑर्डिनेटेड वाटर है, लेकिन अगर मैं एक काम करूँ कि यहाँ से 1 वाटर बाहर निकालूँ, ये बन जाए CrH2O5Cl2.H2O। आप देख रहे हैं कि सेकेंड मॉलिक्यूल में क्या हुआ, 1H2O कोऑर्डिनेटेड वाटर से वाटर ऑफ हाइड्रेशन बन गया, इसीलिए ये फर्स्ट का इस मॉलिक्यूल का सेकेंड वाला मॉलिक्यूल हाइड्रेट आइसोमर्स है। आप अगर और ड्रॉ करना चाहें तो नेक्स्ट H2O भी आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट H2O रिमूव करेंगे तो ये बनेगा CrH2O4Cl2Cl.2H2O। नेक्स्ट अगर मैं H2O और रिमूव करूँ तो ये बन जाएगा CrH2O3Cl3.3H2O हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इन 4 मॉलिक्यूल में सब में पहले वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड था और वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर ऑफ हाइड्रेशन में, इसीलिए ये सारे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आई होप इतना क्लियर है। आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, नोट में चाहो तो लिख सकते हो कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज अ काइंड ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आप लिख लें कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज अ काइंड ऑफ ionization isomerism। It's a kind of ionization isomerism। मतलब देख सकते हैं जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये वाटर में 3Cl माइनस देगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल है एक भी Cl माइनस नहीं देगा, सिर्फ H2O देगा। तो ये वाटर में डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आयोनाइजेशन तो है ही बोल सकते हो आप, लेकिन सिंस यहाँ पे H2O वाटर ऑफ हाइड्रेशन से कोऑर्डिनेटेड बन रहा है तो इसको अपन स्पेशल बोलते हैं हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। चलिए अपन नेक्स्ट आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड आइसोमेरिज्म है
लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलिए हेडिंग दीजिए आप, लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए। इसका आप डेफिनेशन लिखिए कि इट अकर्स इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इट अकर्स इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड in which it occurs in those complex compound in which ambidentate ligands are present, in which ambidentate ligands are present। मतलब अगर ये ambidentate ligands हैं तो ही लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। मीन्स यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, CONH3 CN2+ है। आपको पता है CN- एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है, तो ये CN में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका अगर मैं यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स ले लूँ, CONH3 NC2+, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इस एग्जांपल में ये दोनों मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, आइसोमर्स तो हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं फॉर्मूला सेम है इनका, सब में नंबर ऑफ एटम सेम है, तो आइसोमर्स है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, जस्ट एम्बिडेंटेड न्यू लिगेंड्स यहाँ पे, फर्स्ट वाले में CN है, सेकेंड वाले में NC है, तो ये दोनों लिंकेज आइसोमर हो गया। क्लियर है। जैसे कि अगर मुझे, चलिए ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर मुझे सेकेंड एग्जाम्पल, अगर लेट्स से मुझे ड्रॉ करना है इसके सारे CONH3 HCnNO2+, चलिए NO2+, मुझे इसके सारे लिंकेज आइसोमर्स लिखने हैं। आप जरा खुद से ट्राई करें कि इसके कितने लिंकेज आइसोमर्स पॉसिबल हो रहे हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे ट्राई करेंगे तो क्या होगा, HCN- भी एम्बिडेंटेड है और NO2- भी एम्बिडेंटेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है कि CONH3 लिखें, फिर HCN की जगह पे मैं NCS लिख दूँ और ये NO2 एज इट इज़ रहने दूँ, प्लस अब मैं थर्ड क्या लिख सकता हूँ, CONH3 HCN तो रहने दूँ, लेकिन NO2 की जगह पे मैं ONO लिख दूँ, राइट। फोर्थ क्या पॉसिबिलिटी है, कोबाल्ट NH3 NCS लिख दूँ और यहाँ पे ONO लिख दूँ प्लस में, तो यहाँ पे टोटल कितने पॉसिबल हो गए आइसोमर्स, 4 आइसोमर्स पॉसिबल हो गया। आई होप क्लियर है इतना। देखो लिंकेज आइसोमर के बारे में आपका ध्यान तभी जाना चाहिए जब मॉलिक्यूल में ऑलरेडी एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें थर्ड लिंकेज के बाद, फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का। लिखिए इसमें कि इट अकर्स इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, it occurs in those complex compound in which both cation and anion are complex। मीन्स यहाँ पे केटायन और एनायन दोनों अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तभी ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पिक्चर में आएगा। क्लियर है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल ले लिया मैंने
लेट्स से प्लैटिनम है और प्लैटिनम NH3 होल 4 और यहाँ पे CuCl होल 4। मैं आपको बता दूँ कि प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। यहाँ पे प्लैटिनम +2 में है, कॉपर भी यहाँ पे +2 में, इसलिए आपको मैं अभी दे देता हूँ। ठीक, तो आप बोल सकते हैं इस पे केटायन पे टोटल चार्ज कितना होगा, +2 होगा, और एनायन पे कितना चार्ज होगा, सिंस Cl पे -1, तो यहाँ पे 4Cl दिख रहा है एनायन वाले केस में, तो 4Cl पे -4 और कॉपर पे +2, मीन्स यहाँ पे चार्ज -2 है। आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ड्रॉ करते टाइम क्या ध्यान में रखना है, अब जस्ट इनमें लिगेंड्स का ट्रांसफ़र करें। मतलब मैं प्लैटिनम को एक क्लोरीन दे दूंगा और प्लैटिनम क्या करेगा, एक अमोनिया कॉपर को देगा, मीन्स क्या बन सकता है, प्लैटिनम NH3 होल 3Cl और ये क्या हो जाएगा CuCl3NH3। क्लियर है। फिर से 1 क्लोरीन कॉपर फिर से प्लैटिनम को देगा, 1 अमोनिया प्लैटिनम फिर से कॉपर को देगा, तो ये बन जाएगा प्लैटिनम NH3 होल 2 Cl2 और ये हो जाएगा CuCl2 NH3 होल 2। फिर से कॉपर 1 क्लोरीन फिर से प्लैटिनम को देगा, तो ये हो जाएगा प्लैटिनम NH3 Cl3 और ये हो जाएगा CuCl NH3 होल 3। और लास्ट एक पॉसिबिलिटी और है, फिर से यहाँ पे क्लोरीन कॉपर डोनेट करेगा, तो ये हो जाएगा प्लैटिनम Cl4 CuNH3 होल 4। तो इतने सारे पॉसिबल हैं। क्लियर, मतलब टोटल 5 मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन चलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनमें से 1 मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, इनकरेक्ट है। अब खुद से दिमाग लगाओ कौन सा हो सकता है, गेस कर सकते हो आप कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। देखिए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, आपको पता है कि आइसोमर्स में कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ये दोनों सेम होते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्लैटिनम +2 में है, Cl पे ऑलरेडी -1 है, मीन्स इस कॉम्प्लेक्स में केटायन पे टोटल +1 चार्ज हो गया। फिर से कॉपर पे +2, Cl पे -3 मीन्स एनायन पे -1 चार्ज हो गया। तो चलिए इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, केटायन पे +1 एनायन पे -1 चलेगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थर्ड कॉम्प्लेक्स में आएंगे, तो प्लैटिनम पे +2, 2Cl पे -2 मीन्स इस पे 0 चार्ज हो गया। कॉपर पे फिर से +2, 2Cl पे -2, फिर से यहाँ पे 0 चार्ज हो गया। तो आप देख रहे हैं इस केस में ये जो केटायन और एनायन है इन पे चार्ज 0 0 है यार। अब सोचो 2 मॉलिक्यूल है, दोनों पे अगर 0 0 चार्ज होगा तो क्या इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, क्या ये पास में रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो अगर केटायन और एनायन नहीं है तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन होगा ही नहीं, इसलिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक साथ नहीं रह सकते, मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप फोर्थ कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लैटिनम फिर से +2, 3Cl पे -3 मीन्स इस पे -1 और इस पर आप देखेंगे +1 चार्ज बन गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लैटिनम अब एनायन बन गया, कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स केटायन बन गया, चलेगा। लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो अगर प्लैटिनम पे +2 चार्ज, 4Cl पे -4 मीन्स इस पे -2 आ गया, और आप इधर देखेंगे तो इस पे +2 आएगा, चलेगा। कॉपर पे +2, प्लैटिनम पे वाले पे -2, अभी भी एक केटायन और एक एनायन है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी चलेगा। लेकिन हाँ, थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स इनकरेक्ट था। कैसे डिसाइड किया, आई होप आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए एक काम करिए, ये था इसमें कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट एग्जांपल। चलिए सेकंड एग्जांपल है FeNH3 होल 6 और CuCl6। मैं आपको बता दूं कि आयरन पे चार्ज +3 है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोबाल्ट पे भी चार्ज +3 है। आपको क्या करना है, इसके सारे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म सारे ड्रॉ करने हैं। तो अब सारे कोऑर्डिनेशन आइसोमर ड्रॉ करो ज़रा। अब चाहो तो सब लोग क्या करें, वीडियो पॉज कर लें और खुद से ड्रॉ करें, देखें कितने आ रहे हैं। फिर से क्या करना है,
अब देखेंगे टोटल चार्ज केटाइन पे +3 है, एनाइन पे -3 है। आप 1 लिगेंड से एक्सचेंज करते जाओ यार, तो FeNH3 5Cl ये बन जाएगा COCl5NH3। फिर से एक्सचेंज करो, ये बन जाएगा FeNH3 4Cl2, ये बन जाएगा COCl4NH3 2। नेक्स्ट हो जाएगा FeNH3 एंड COCl3NH3 फिर से आप 1 क्लोरीन एक्सचेंज करें तो ये बन जाएगा FeNH3 Cl4 नेक्स्ट इज FeNH3Cl5 एंड COClNH3 and last one is FeCl6CONH3 तो अपने टोटल 7 कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किया, लिखा है। और आपको चलिए एक काम करिए, चार्ज देख लीजिए, कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल तो नहीं हो रहा है दोनों पे चार्ज। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे Fe+3 तो रहेगा ही, इस पर -1 चार्ज, मतलब ये +2 है, ये -2 है। आप इस पे चार्ज निकालेंगे तो ये +1 आएगा, ये -1 आएगा, ये इस पर 0 0 आ रहा है, मीन्स ऑफ कोर्स ये वाला पॉसिबल नहीं है। आप इस आयरन पे देखेंगे -1 +1 -2 +2 -3 +3, ये सारे करेक्ट है, एक ये वाला इनकरेक्ट था। मीन्स इस केस में टोटल 6 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। आई होप क्लियर है इतना। चलिए अगर अपन एक और एग्जांपल करें तो ये थर्ड एग्जांपल है, आपको बताना है PtNH3 एंड PtCl4। मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको पता है, प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। याद रखें, प्लैटिनम पैलेडियम में ये ऑलवेज वैलिड है। प्लैटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। अब जरा खुद से ट्राई करेंगे, कितने आइसोमर्स आ रहे हैं आपको। चलिए अगर आप ये ट्राई करेंगे तो क्या होगा, देखिए अपन एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लैटिनम NH3 और ये हो जाएगा प्लैटिनम Cl3NH3, ये हो गया। फिर से आप 1 क्लोरीन एक्सचेंज करें, प्लैटिनम NH3 Cl2 प्लैटिनम Cl2 NH3 नेक्स्ट अगर अपन एक और एक्सचेंज करें तो ये बन जाएगा प्लैटिनम, अब ये NH3 हो जाएगा Cl3 और प्लैटिनम Cl NH3 और लास्ट वन प्लैटिनम Cl4 एंड ये हो जाएगा प्लैटिनम NH3 क्लियर है। अगर अपन चार्ज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स पे अगर अपन चार्ज निकालें तो फर्स्ट वाले केस में केटाइन पे +2 है, एनाइन पे -2। सेकेंड वाले पे देखिए प्लैटिनम +2 रहेगा ही हमेशा, क्लोरीन पे -1, मीन्स यहाँ पे +1 -1, तो यहाँ पे 0 0, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ये प्लैटिनम +2 है, क्लोरीन पे -3 हो गया, मतलब -1 +1 -2 +2। तो बोलिए कितना होगा टोटल, कितना आ रहा है आपका आंसर। तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड ही होगा। रीज़न इज कि यार फर्स्ट एंड फिफ्थ अगर आप देखेंगे तो ये सेम है यार, और सेकेंड एंड फोर्थ ये भी अपने सेम ही ड्रॉ किया। देखिए
फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में प्लैटिनम NH3 होल 4 पे +2 है, आपका भी देखें प्लैटिनम NH3 होल 4 पे +2 है, फिर PtCl4 है और इस पर -2 चार्ज है, यहाँ भी देखें PtCl4 है -2 चार्ज है। मतलब फर्स्ट एंड फिफ्थ को मैंने बस फर्स्ट वाले केस में क्या है केटायन पहले लिखा है एनायन बाद में लिखा है, सेकंड वाले केस में एनायन पहले लिख दिया केटायन बाद में लिखा, लेकिन आप देखें तो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम है। सेम लॉजिक से अगर आप देखेंगे तो सेकंड एंड फोर्थ भी सेम ही है, मतलब ये अपन रिपीट नहीं करना है, फोर्थ एंड फिफ्थ भी रिपीटेड है। तो ये पॉइंट समझ में आएगा। तो इस केस में सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड दो ही आइसोमर्स हैं। तो इसलिए अपन नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पे चलते हैं। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, चलिए हेडिंग दीजिए कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए इसमें कि इट अकर्स इन it occurs in polynuclear or bridging complex compound. It occurs in polynuclear or bridging complex compound, polynuclear or bridging complex compound in which it occurs in polynuclear or bridging complex compound in which terminal ligands are interchanged, in which terminal ligands are interchanged। मीन्स ये वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होगा जहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। जैसे अगर अपन एग्जांपल देखें तो आप लिख सकते हैं जैसे कि कोबाल्ट है NH3 होल 4 है और ब्रिजिंग लेट्स से लिगेंड OH है, फिर कोबाल्ट आप कनेक्ट कर दें और NH3 होल ट्वाइस Cl2 और इस पे चार्ज +2 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो टर्मिनल लिगेंड्स हैं, टर्मिनल लिगेंड्स मीन्स ये वाले, इनको बोलते हैं टर्मिनल लिगेंड्स, तो इनका एक्सचेंज होगा। तो अपन अभी यहाँ पे अमोनिया का एक्सचेंज तो कर नहीं सकते हैं, दोनों साइड में अमोनिया है, तो किसका एक्सचेंज आप कर सकते हैं, क्लोरीन का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक अगर मैंने क्लोरीन एक्सचेंज किया, क्लोरीन NH3 होल थ्राइस CO OH कोबाल्ट NH3 होल थ्राइस Cl2+। अगर मैं फिर से एक्सचेंज करूँ 1 क्लोरीन तो फिर से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट 1 क्लोरीन अगर एक्सचेंज कर दूँ तो ये वही बन जाएगा, फर्स्ट रिपीट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 2 आइसोमर्स यहाँ पे पॉसिबल है। आई होप क्लियर इतना। तो बस इतना ध्यान रखें कोऑर्डिनेशन पोजीशन तभी होगा जहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड्स होंगे, राइट। ब्रिजिंग लिगेंड्स अगर हैं तभी आपके माइंड में आना चाहिए कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स का थॉट। चलिए फिर नेक्स्ट आइसोमर्स पे आते हैं। देखिए पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, देखो यार ये पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स क्या है, मतलब इसको अपन ट्रू आइसोमर्स तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक ना। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा, मतलब एक एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो गया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होते जाएगा। तो मतलब ये सारे एक दूसरे के पॉलीमर्स रहेंगे, तो इनको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। मतलब
मुझे लग रहा है शायद आपको नहीं समझ में आया। जैसे यहाँ पे देखें, मान लीजिए कि एक मैंने फॉर्मूला ले लिया PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये है। और अगर मैं एक काम करूँ कि लेट्स से इसको मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, Pt2NH3 होल 4 Cl4, राइट। 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो गया, Pt3NH3 होल 6 Cl6। तो आप देखेंगे इसका एम्पिरिकल फार्मूला, सेकेंड वाले का भी एम्पिरिकल फार्मूला और फर्स्ट वाले का भी एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, याद है ना। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला अपन ने पढ़ा था कहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट में से H2O2 का एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो HO है, याद है ना। तो वही बोल रहा हूँ मैं, जैसे PTNH3 होल 2 Cl2 का एम्पिरिकल फार्मूला यही रहेगा, ये सिंपलेस्ट रेशियो है 1:2:2। लेकिन अगर Pt2NH3 होल 4 Cl4 का अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे तो इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला वही होगा जो फर्स्ट वाले का, राइट। थर्ड वाले का भी अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे तो सेम आएगा, राइट। तो इन तीनों के एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, लेकिन हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, राइट। तो इनको अपन पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। वैसे ये ट्रू आइसोमर नहीं है, ट्रू आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, राइट। तो इसलिए आप लिख लीजिए कि इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म empirical formula of complex compound is same. In this type of isomerism, empirical formula of complex compound is same. In this type of isomerism, empirical formula of complex compound is same, but molecular formula of complex compound is different. But molecular formula of complex compound is different. हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ऐसे प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2, एक ही कॉम्प्लेक्स है। अब Pt होल ट्वाइस NH3 होल 4 Cl4 से कॉम्प्लेक्स बन सकता है ऐसा कुछ, आप देखेंगे PTNH3 होल 4 और PTCl4, देखिए ये कॉम्प्लेक्स है। अब देख रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही आ रहा है, राइट। तो ये फर्स्ट और सेकेंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, इसलिए ये एक दूसरे के पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स हो गया। जैसे थर्ड वाले का अगर आप देखेंगे कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसा कुछ, ये हो सकता है PTNH3 होल ट्वाइस और होल थ्राइस लिख लो आप, होल ट्वाइस नहीं, होल थ्राइस Cl2 एंड PTCl4। लेट्स से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब देखेंगे इसमें प्लैटिनम कितने टोटल, प्लैटिनम 3 है, अमोनिया कितने हैं 6 है, क्लोरीन कितने हैं 6 है। तो अब देखिए इन तीनों कॉम्प्लेक्स के अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही है, लेकिन अगर आप देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला तीनों के सेम है। तो अगर एम्पिरिकल फार्मूला सेम है तो इन्हें अपन बोल सकते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। लेकिन अब फिर से ये ट्रू आइसोमर्स नहीं है, राइट। चलिए अपन नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म था लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो इसका डेफिनेशन लिखिए लिगेंड आइसोमेरिज्म का, लिखिए कि व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव आइसोमर्स ऑफ लिगेंड्स, व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैव आइसोमर्स ऑफ ligands, then they are called ligand isomers। मतलब यहाँ पे समझने का ट्राई करें कि जैसे एग्जांपल है कोबाल्ट NH3 होल 5 और ये C3H5 है 2+ है, मीन्स ये अलाइल है, ठीक। और अगर मैं दूसरा कंपाउंड ले लूँ कोबाल्ट NH3 होल 5
लेकिन अब ये जो C3H5 माइनस है ये कुछ ऐसा हो जाए, CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, कुछ ऐसे फॉर्म में रहे ये, और ये 2 प्लस चार्ज है। तो आप देख रहे हैं ये जो C3H5 दिख रहा है, कौन सा वाला, ये जो C3H5 मैंने लिखा है, इसका स्ट्रक्चर वैसे होता है ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH माइनस, ये अलाइल है। तो ये और ये दोनों लिगेंड्स हैं और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये दोनों आइसोमर्स हैं, रिंग चेन आइसोमर्स हैं, राइट। तो इन दोनों कंपाउंड को बोलेंगे लिगेंड्स आइसोमर, बिकॉज ये दोनों आइसोमर्स क्यों हैं, बिकॉज ऑफ आइसोमेरिज्म इन देयर लिगेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि अलाइल एंड साइक्लोप्रोपाइल ये कौन से आइसोमर्स हैं, तो ये रिंग चेन आइसोमर है, आर रिंग चेन आइसोमर्स। तो आई होप इतना क्लियर है। तो ये था पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमर, यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशन ही लर्न करना है और जस्ट एक एक एग्जांपल ध्यान रखें, ये सिंपल है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर के बाद अब स्टीरियो आइसोमेर, राइट।